नमस्कार दोस्तों, रीट की तैयारी करने वाले सभी राजस्थान के युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी जिसमें आज का टॉपिक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का है, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आने वाले 31,000 पदों में अपना एक पद पक्का करने के लिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं आज व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? व्यक्तित्व या जैसे पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा ग्रीक और चौथा हिंदी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों फर्स्ट नंबर है लैटिन। तो पहला आंसर इसका सही रहने वाला है लैटिन, आंसर इसका करेक्ट रहेगा। अगला, युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं और व्यक्तित्व में युंग के प्रकारों को ही ऑथेंटिक माना गया है, उन्हीं को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है व्यक्तित्व के प्रकारों में। तो युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए? ऑप्शन पहला 2, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 5। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा इसमें 2 आंसर होगा, क्योंकि युंग ने पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, लेकिन कुछ समय बाद युंग और साथ में कैटल ने दोनों ने मिलकर के तीसरा प्रकार बताया था, उभयमुखी। लेकिन आपसे पूछा जाता है तो आप 2 ही प्रकार करोगे, ना कि 3। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला पर्सनल, दूसरा पर्सोना, तीसरा प्राइमरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पर्सोना। पर्सोना शब्द से हुई है, पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। क्या होता है? नकली चेहरा या मुखौटा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइप ए व टाइप बी प्रकार का व्यक्तित्व किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? टाइप ए व टाइप बी प्रकार का जो व्यक्तित्व है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो पहला ऑप्शन है सेल्डन, दूसरा फ्रीडमैन व रोजमैन, तीसरा सिम्पसन और चौथा एरिक्सन। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, सेल्डन, फ्रीडमैन या रोजमैन, सिम्पसन, एरिक्सन। तो क्या आंसर रहने वाला है जिसने टाइप ए और टाइप बी प्रकार का व्यक्तित्व दिया? तो आंसर होगा सेकंड, फ्रीडमैन व रोजमैन ने व्यक्तित्व में टाइप ए व टाइप बी प्रकार का व्यक्तित्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? इम्पोर्टेंट परिभाषा है और अधिकांश व्यक्तित्व में से जो पूछी जाने वाली परिभाषाओं में से दोस्तों ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है और ज़्यादातर रीट में तो प्रत्येक साल ये परिभाषा पूछी ही जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू मिलने वाले हैं। तो अपनी रैंक और अपने पद की प्राप्ति के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन, दूसरा आलापोर्ट, तीसरा बोरिंग और चौथा वॉटसन। तो 4 ऑप्शन है, वैलेंटाइन, आलापोर्ट, बोरिंग और वॉटसन। तो किसका आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है आलापोर्ट ने व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों के गत्यात्मक संगठन को बताया है जो वातावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य या समायोजन स्थापित करता है। अगला, व्यक्तित्व वातावरण के साथ जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन पहला मन, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा वैलेंटाइन और चौथा गिलफोर्ड। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों थर्ड। क्या होगा इसका? वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसका है? वैलेंटाइन का।
मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन किसका है? तो आलापोर्ट का। ये दो परिभाषाएं अधिकांशतः पूछी जाती है और ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व सामाजिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक होता है, ये सही है। दूसरा, इसमें उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी अधिक होगा, और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, और चौथा है उत्तम समायोजन। तो दोस्तों ये भी सही है, उत्तम समायोजन शक्ति, अगर व्यक्ति में उत्तम समायोजन की शक्ति है तो अच्छे व्यक्तित्व का विकास वो कर सकता है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, अगर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो कुछ नहीं करेगा। अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, अभाव न हो करके उसमें होनी चाहिए, तो इसका आंसर थर्ड होगा, राइट आंसर। थर्ड क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व के 7 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं, जिनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दोस्तों, सामाजिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक, आर्थिक और व्यवहारिक। तो दोस्तों इसमें आंसर कौन सा सही है? इस प्रश्न के अनुसार स्प्रेंगलर ने व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? तो दोस्तों उसने 4 आंसर होगा उसका। क्या होगा? 4। व्यवहारिक व्यक्तित्व नहीं बताया। क्या नहीं बताया है? व्यवहारिक व्यक्तित्व नहीं बताया है। सामाजिक बताया है, सैद्धांतिक बताया है, आर्थिक बताया है। ये तीनों व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, व्यवहारिक व्यक्तित्व नहीं बताया है। इसलिए 4 आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैन, ये टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक है वो किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ऑप्शन है, पहला यूंग, दूसरा स्प्रेंगलर, तीसरा क्रैशमर और चौथा शेल्डन। तो दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के प्रकार अपनी पुस्तकों के माध्यम से दिए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? तो आंसर होगा स्प्रेंगलर की, जिसने व्यक्तित्व के 7 या कहीं 8 मिलते हैं, 7 या 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला, क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्ति में कौन सा शारीरिक द्रव्य पाया जाता है? क्रोधित स्वभाव वाले व्यक्ति में कौन सा शारीरिक द्रव्य पाया जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार के शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। कफ प्रधान या पीला पित्त प्रधान, काला पित्त प्रधान और रक्त प्रधान। तो इनमें से कौन सा नहीं है शारीरिक द्रव्य? तो पहला ऑप्शन पीला, दूसरा काला, चौथा कफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीला पित्त, जिसमें पाया जाता है। इस पीले पित्त वाले जो स्वभाव के व्यक्ति हैं, उस पीले स्वभाव के व्यक्ति को हम क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति बताया जाता है। ये किसने कहा है? हिप्पोक्रेटस ने कहा है। हमारे द्वारा नहीं कहा गया दोस्तों, ये हिप्पोक्रेटस ने बताया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। तो पहला फ्लैग्मेटिक, दूसरा कॉलरिक, तीसरा मेलनकोलिक और चौथा एस्थेलेटिक। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या रहने वाला है इस प्रश्न के अनुसार सही? तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर रहने वाला है एस्थेटिक। एस्थेटिक बताया गया। एस्थेटिक है जो शेल्डर ने बताया है। शेल्डर ने बताया है, क्या बताया है? क्रैशमर ने बताया। एस्थेटिक किसने बताया है? क्रैशमर ने बताया है व्यक्तित्व का प्रकार। और ये फ्लैग्मेटिक, कॉलरिक, मेलनकोलिक और सैंग्विन, ये 4 हिप्पोक्रेटस में बताए गए हैं। अगला है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा नहीं है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य और चौथा है अमनोवैज्ञानिक कारक। तो सभी को पता होगा दोस्तों इसका, तो इसका आंसर होगा अमनोवैज्ञानिक कारक, क्योंकि व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक, न कि मनोवैज्ञानिक कारक। इसलिए 4 आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को किस नाम से बताया है? ध्यान रखना, फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में, फ्रायड का एक सिद्धांत था मनोलैंगिक। कौन सा? मनोलैंगिक
सिद्धांत है जिसमें उसने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं, एक जीवन में मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला इरोज, थैनाटोज या लिबिडो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा इरोज। इरोज को तो जीवन मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा? पहला। और थैनाटोज को मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। आपको यहाँ से आपको इस वर्ष आने वाले रीट के एग्ज़ाम में आपको 99% क्वेश्चन मिलने वाला है फ्राइड से, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप फ्राइड को, चाहे मनोलैंगिक हो, मनोविश्लेषणवाद हो, या कोई भी फ्राइड से संबंधित चेतन अचेतन या अपने ईगो सुपर ईगो, ये सभी प्रकार की मैं यहाँ प्रश्न समाहित किए गए हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगला, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो दोस्तों फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? तो ऑप्शन पहला 5, दूसरी 4, तीसरी 6 और चौथी 3। तो आंसर एक पहला सही होगा। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्तता अवस्था, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, फ्राइड ने कौन से मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से की है? फ्राइड के मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की गई है, लेकिन बर्फ के जो शिलाखंड है उस शिलाखंड को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इनमें से जो ऊपरी जो अवस्था है उसे किस हिस्से में बांटा गया है मन की को? तो ऑप्शन है, पहला चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा अर्धचेतन और चौथा अवचेतन। तो दोस्तों इसका ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है चेतन मन, क्योंकि जिस प्रकार ये पानी है, ये डॉट डॉट पानी, और यहाँ एक बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो बर्फ़ के टुकड़े का 1/10 भाग है वो तो ऊपरी हिस्सा है और पानी के अंदर 9/10 भाग रहता है। और जब बर्फ़ का टुकड़ा हिलता है तो जो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये अर्धचेतन है, ये अचेतन है। इसे क्या कहते हैं हम? सॉरी, इसे चेतन कहते हैं। ऊपरी हिस्से को तो हम चेतन कहा जाता है और इसे तो हम चेतन कहते हैं, इसे अचेतन कहते हैं। और जो ये हिस्सा है इसे हम अर्धचेतन कहा जाता है। कभी चेतन में चला जाता है, कभी अचेतन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, सुखवादी इच्छाओं से संबंधित नैतिकता से परे काम प्रवृत्ति युक्त आदि में कौन सा मन कार्यरत रहता है? फ्राइड के अनुसार सुखवादी इच्छाओं से संबंधित नैतिकता से परे काम प्रवृत्ति से युक्त आदि में कौन सा मन कार्यरत रहता है? तो ऑप्शन पहला इड इदम, ईगो अहम, दूसरा सुपर ईगो परम अहम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा इड, क्योंकि इड इदम ये कहता है कि व्यक्ति अपने मन के द्वारा सुखवादी इच्छाओं से संबंधित नैतिकता से परे काम प्रवृत्ति से युक्त और पशुत्व भाव, यहाँ ध्यान रखना ये सबसे बड़ा है। व्यक्ति में अगर पशुत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इड के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? इड के आगे। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माता से प्रेम किस ग्रंथि के कारण करता है? बालक में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि उत्पन्न होती है जिसके कारण बालक अपनी माता से प्रेम करता है? यहाँ एक बार किस होगा दोस्तों? बालक में अपनी माता से प्रेम का जो कारण है वो किस अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण होता है? तो ऑप्शन पहला इलेक्ट्रा, दूसरा ऑडिपस, तीसरा लेटेंसिया या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑडिपस। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑडिपस ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि के कारण बालक अपनी माता से और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। किससे करती है? पिता से प्रेम करती है। अगला, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही सुमेलित नहीं किया है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन पहला है मुखावस्था,
0 से 1, गुदावस्था 2 से 3, लिंग प्रधान अवस्था 4 से 5, अव्यक्त अवस्था 6 से 9। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 4 नंबर का गलत होगा, क्योंकि यहाँ 6 से और 12 वर्ष तक की अवस्था के बालकों को, जिसमें बाल्यावस्था के बालक आते हैं, अव्यक्त अवस्था में आते हैं। गुदावस्था 0 से 1 होती है, 2 से 3 मुखावस्था 0 से 1, गुदावस्था 2 से 3 और 4 से 5 लिंग प्रधान अवस्था मानी जाती है। और 12 से और 18 वर्ष तक की जो अवस्था मानी जाती है वो अंतिम अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है तो पहला ऑप्शन है कम बोलने वाला, सामाजिकता का अभाव, एकांतवासी व शर्मीले स्वभाव के, या मनोविनोदी हंसी मजाक वाला। तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि मनोविनोदी और हंसी मजाक वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी जो बालक होते हैं वो कम बोलते हैं, किसी से मिलनसार नहीं होते, सामाजिकता का उनमें अभाव होता है, कम बातें करते हैं, एकांत रहते हैं, शर्मीले रहते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कम बातें करते हैं, हंसी मजाक भी कम करते हैं, तो वो अंतर्मुखी बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बालक की विशेषता नहीं है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बालक की विशेषता नहीं है तो पहला ऑप्शन है सामाजिकता, सामाजिक व्यक्ति। तो ये दोस्तों सामाजिक होता है। मित्र ज़्यादा बनाता है, ये भी सही है, मित्र भी ज़्यादा बनाता है। नेतृत्व का उत्तम गुण पाया जाता है, जैसे नेता वगैरह है, ये बहिर्मुखी होते हैं, इनमें नेतृत्व का गुण होता है। समायोजन का भाव, तो ये ऑप्शन इसका 4 नंबर क्या होगा दोस्तों? गलत होगा, क्योंकि बहिर्मुखी बालक है वो समायोजन कर लेता है, जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वो ढल जाता है। लेकिन अंतर्मुखी बालक अपनी ही परिस्थिति के अनुसार ढलता है, ना कि किसी दूसरे की परिस्थिति के अनुसार, इसलिए यहाँ समायोजन का भाव पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व से संबंधित आपकी क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगला वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगा, सेकंड पार्ट। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और देखने के साथ लाइक करें, लिंक को शेयर करें। और अब जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।